अस्सलाम वालेकुम सीरिया 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। कोशिश करें कि जितना भी हो सके किसी और के लिए कुछ करने का सोचें, किसी और की ज़िंदगी में किस तरह की बेहतरी लाने का सोचें। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हम किसी और की क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन बिकॉज हम इतने मसरूफ़ होते हैं अपनी ही परेशानियों में, अपनी टेंशन में, अपने कामों में, कि हमारे पास वक्त ही नहीं होता किसी और के बारे में सोचने के लिए। लेकिन आज के दिन फैसला करें कि अपने से बढ़कर सोचेंगे, अपने से आगे सोचेंगे, दूसरे लोगों का सोचेंगे। और अगर हम सब ये कोशिश करें कि एक दूसरे का सोचें, एक दूसरे का ख्याल करें, अगर हम किसी के लिए आसानी पैदा नहीं कर सकते तो किसी के लिए मुश्किल का बायस भी ना बने। और चाहे वो हम ट्रैफिक की बात करते हैं, चाहे रोज़मर्रा की लाइफ की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी इंटरेक्शंस में हम दूसरों का ख्याल करना भूल जाते हैं और दूसरों को तकलीफ पहुंचा बैठते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो सिर्फ इतना सोच लें कि अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत करें और अपनी लाइफ पर फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें आप चाहते हैं उनको अचीव करने की कोशिश करें। अगर किसी और की आप ज़िंदगी देख कर ये सोचते हैं कि इनकी तो ज़िंदगी परफेक्ट है, हमेशा याद रखें कि दूर से हमेशा यही लगता है, किसी और के प्रॉब्लम्स हमेशा छोटे लगते हैं। जब भी आप डिस्कस कर रहे होते हैं, किसी की बात कर रहे होते हैं, तो सोच रहे होते हैं भाई इसके प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स होंगे ही नहीं। लेकिन हर किसी की ज़िंदगी में अपनी तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, अपनी तरह के स्ट्रगल्स होते हैं। अपनी स्ट्रगल्स को उनकी स्ट्रगल से कंपेयर मत करें, उनकी स्ट्रगल को अपनी से कंपेयर मत करें। और जिस तरह से भी हो, सिर्फ और सिर्फ कुछ अच्छे अल्फाज के दफा किसी और का मूड अच्छा थी। हमें बात करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं फैसलाबाद शहर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से। अगर मैं बात करूं आज के मैक्सिमम टेम्परेचर रीडिंग्स की, तो 32 डिग्रीज रहेंगी। और अगर हम बात करते हैं कम से कम टेम्परेचर की, तो 26 डिग्रीज रहेगा टेम्परेचर आज। इसी के साथ यूवी इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं। 7 है जो कि काफ़ी हाई है। लेकिन आपको पता है कि फैसलाबाद शहर में पिछले हफ्ते से बारिशों का सिलसिला जारी है और आज भी बारिश की प्रिडिक्शन है। इनफैक्ट आज सुबह से मौसम काफ़ी क्लाउडी है, तो दिन के थ्रू आउट प्रिडिक्शन भी है कि बारिश होगी। तो देखते हैं कि किस तरह से और किन इलाकों में स्पेसिफिकली बारिश हमें देखने को मिलेगी फैसलाबाद शहर में। बिकॉज यूजुअली अगर बारिश की प्रिडिक्शन होती भी है तो वो सर्टेन इलाकों में बारिश आपको देखने को मिलती है। हर इलाके में, पूरे फैसलाबाद में आपको बारिश देखने को नहीं मिलती है। तो आज के रोज़ में 11 मिलीमीटर बारिश के इम्कान है अगले 24 घंटे में। अगर हम सन प्रोटेक्शन का आप लोगों ने लेकिन लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना है। जस्ट बिकॉज धूप नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल ना करें या हाइड्रेटेड अपने आप को ना रखें। गर्मी अभी भी है, आपने हाइड्रेटेड भी रखना है और सन प्रोटेक्शन का भी लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना है। इसी के साथ हवा की भी बात कर लेते हैं। 18 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है, बड़ी अच्छी हवा है, ठंडी हवा है। और फैसलाबाद शहर में ये बहुत ही कम होता है कि मौसम अच्छा हो और ठंडी हवा भी आपको उसके साथ मिल रही हो। 4 किलोमीटर विजिबिलिटी है और बिल्कुल हल्की सी हेज की वजह से विजिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। कहीं भी ट्रैवल करें, ड्राइव करें, आपने कोशिश करनी है कि अपने पास एक्स्ट्रा टाइम रखें। आपने तेज़ रफ्तार से जाने की कहीं भी कोशिश नहीं करनी है। एक्स्ट्रा टाइम अपने पास ज़रूर रखें, लेकिन ये कभी मत करें कि जल्दबाजी के अंदर अपना नुकसान कर बैठे। स्पेशली जब बारिश हो रही होती है, रोड्स थोड़ी स्लिपरी आती हैं, जब मौसम इस तरह का होता है तो आपको देखने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होता है। इसलिए बहुत बहुत ख्याल से गाड़ी को ड्राइव करें या मोटर बाइक या जिस भी व्हीकल पे आप ट्रैवल करें। ह्यूमिडिटी के हवाले से भी 78% ह्यूमिडिटी है और इस ह्यूमिडिटी की वजह से आपको महसूस ऐसे होगा जैसे 38 डिग्रीज टेम्परेचर है, जबकि टेम्परेचर रीडिंग्स में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्रीज ही रहेगा। अवैस हमारे साथ मौजूद होंगे, बात कर लेते हैं रेलवेज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। अवैस बताइएगा आज रेलवेज के क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बारिश के पेश नज़र फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर बेशतर ट्रेनें जो हैं वो तकलीफ से पहुंची हैं। शालीमार एक्सप्रेस 2 घंटे 10 मिनट लेट रही है लाहौर से बराबर तक। पराक्रम एक्सप्रेस 2 घंटे 15 मिनट रही है। कराची से बराबर फैसलाबाद लाहौर जाने वाली शाह हुसैन 2 घंटे 30 मिनट लेट रही है। रावलपिंडी से जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है वो 2.5 घंटे लेट है। इस तरह से रावलपिंडी से बराबर कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस 1 घंटा 50 मिनट लेट रही है। मिलत एक्सप्रेस 3 घंटे ताखीर का शिकार रही है। लाहौर जाने वाली गौरी एक्सप्रेस 2 घंटे 10 मिनट लेट रही है। पेशावर से बराबर कराची जाने वाली जो रहमान बाबा एक्सप्रेस है वो 1 घंटा 40 मिनट लेट रही है। तो इस तरह से आज औसतन ट्रेनें जो है वो 2 घंटे तकलीफ का शिकार रही हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को इंतजार की अजियत का सामना है। बिल्कुल अवैस, सिंस बारिशों का सिलसिला ऑफिशियली पूरे पंजाब में और पाकिस्तान में इस वक्त जारी है, क्या इम्पैक्ट होता हुआ नजर आता है आपको रेलवेज के ऊपर और स्पेशली टाइमिंग जो कि ऑलरेडी कभी भी स्केड्यूल पर नहीं रही उसके ऊपर? आज बिल्कुल बारिश की वजह से ट्रेनों की जो ताखीर है वो सामने आती है।
और मसला रेलवे की जानिब से मनसूबाबंदी तो तैयार की गई है मानसून की बारिशों के हवाले से, मगर उस पर अमल दरामद होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। 2 हफ्ते पहले जो ट्रेन 1.5 घंटा तखीर का शिकार होती थी, अब वो जो है वो 2.5 घंटे तखीर का शिकार हो रही है। और इसके साथ साथ एक हफ्ता कबल हैदराबाद और कराची के दरमियान जिनकी पटरी डैमेज होने का वाक़ा हुआ था, उसके भी हिसाब अभी तक जो है वो रकम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह से ट्रेनों की जो तारीख है अब वो ठीक नहीं हो पा रही। मेट्रो रेलवे की जानब से ये कहा जा रहा है कि ट्रेनों को शेड्यूल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा बारिशें हो रही हैं, इसकी वजह से भी इंतजामी मुतासर हो रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ट्रेनों की ताखीरी जो है उसमें मजीद इजाफा होगा, इसमें कमी होती हुई हमें दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल अवैस, जिस तरह से हम पहले भी बात कर चुके हैं, फैसिलिटीज़ के हवाले से क्या कोई इंतजामात में बेहतरी आई है मुसाफिरों के लिए? बिल्कुल फैसलाबाद स्टेशन पर जो है वो महकमा रेलवे तो इस बात का दावा कर रहा है कि इसमें बेहतरी लाई जा रही है। टिकट काउंटर्स हैं, उनकी तादाद में भी इजाफा किया जा रहा है, मुसाफिरों को सहूलत फराहम की जा सके। तो जब मुसाफिर ये शिकायत करते दिखाते हैं कि जब ट्रेनें ही वक्त पर नहीं पहुंचेंगी तो किस तरह से बर वक्त अपनी मनाजिल पर आप पहुंच पाएंगे। सबसे बड़ा महकमा इस वक्त यही है कि ट्रेनें जो है बर वक्त पहुंचेंगी। अब इसके साथ साथ जिन ट्रेनों की रवानगी में कश्मीर स्टेशन पर वो खत्म हो सकती है। बिलखसूस फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से कोशिश मौजूद नहीं है। कोशिश ये की मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और आपस में वाशिंग लाइन मैच करने के लिए वो कसरत बनती है। तो ये बहुत से मिसाइल हैं जिनमें होगी जाके हम कह सकते हैं कि ट्रेनें जो है स्टेशन पर वक्त पहुंचने रवाना होगी, जिससे हम अमले का शॉर्टेज दौरान जो कैंप है उससे टिकट काउंटर पर काम किया जा रहा है, टिकट है कुछ में चेकिंग का काम लिया जा रहा है। तो अमले की कमी की वजह से जो फाइल है वो सामने जो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि ना तो रेलवेज़ की फैसिलिटीज़ में कोई इम्प्रूवमेंट आई है, और अगर हम उसके अलावा भी बात करते हैं डिफरेंट मसाइल की, मानसून से वैसे ऐसे एसोसिएटेड काफ़ी सारे इश्यूज आपको सामने आते हैं। एसोसिएटेड हमेशा इश्यूज जो एग्जिस्ट करते हैं वो भी बढ़ जाते हैं जब बारिशों का मौसम आता है। तो उम्मीद है कि इस दफ़ा बेहतर प्लानिंग के साथ हमारी ट्रेन्स को ना सिर्फ कंटिन्यू रखा जाएगा बल्कि एफिशिएंटली वो काम कर पाएंगे, और जो स्केजुलिंग का इशू है वो फाइनली एट सम पॉइंट इन टाइम हमें सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ते हुए आपको पता है फैसलाबाद शहर के जितने भी इंपॉर्टेंट इशूज हैं उनके हवाले से हमेशा हमने डिस्कशंस करने की कोशिश की है, अवेयरनेस जनरेट करने की भी, एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के थ्रू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की भी हमारी हमेशा कोशिश रहती है। डिफरेंट तरह के इश्यूज जो कि इस वक्त हमारी लोकल इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो कि चाहे हम वो एक्सपोर्टर्स के हवाले से या मैन्युफैक्चरर्स के हवाले से अगर हम बात करें, जो हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है वो काफ़ी अजीब है, और इस वक्त काफ़ी अनसर्टनटी नज़र आती है, वो चाहे लेबरर्स के हवाले से हो या फिर एक्चुअली फैक्ट्री ओनर्स हों, स्टेक होल्डर्स हों, कॉमर्स से रिलेटेड लोग हों, हर किसी को अनसर्टिनिटी नजर आती है। किस डायरेक्शन में ये चीज़ें जाएंगी ये तो वक्त ही बता पाएगा। आज हमारी कोशिश होगी इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करें, स्पेशली इस इकोनॉमिक सिचुएशन में किस तरह से हमारी लोकल इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरर्स सर्वाइव कर पाएंगे, पॉलिसीज़ के हवाले से हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, जहाँ पर पूरी दुनिया और हमारी स्पेशली जो नेबरिंग एंड जो कंपेटिटिव कंट्रीज़ हैं वो किस तरह की पॉलिसीज बना रहे हैं, उनके कंपैरिजन में हम लोग कहाँ पर स्टैंड करते हैं। आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है ये देखने के लिए कि सेम रिसोर्सेज एंड एलोकेशंस होने के बावजूद क्यों हम लोग अपने फुल पोटेंशियल को रीच नहीं कर पाए, हमारी इंडस्ट्री क्यों इंप्रूव नहीं कर पाई, और जो कोविड-19 के दौरान एक हमने बूम देखा था, क्या वो बूम अभी भी मेंटेन हम कर पाए हैं। रिसेंटली इस पर भी डिस्कशन चल रहा है कि क्या हम जो एक अपर हैंड हमें कोविड-19 के वक्त में मिला था हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके अगेंस्ट, क्या हम उसको कंटिन्यू कर पाएंगे इस बदलते हुए इकोनॉमिक सूरत हाल में, क्या कोई भी पाकिस्तान के साथ और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्या सूरत हाल हमें आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ तो बहुत ही खास मेहमान आज मौजूद हैं जो कि आज हमें इस डिस्कशन में हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले तो फजील अहमद हमारे साथ। तो ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हम कह दें कि 50 रुपीज़ पे पर यूनिट जाकर रुक जाएगा या 60 रुपये पर रुक जाएगा, कोई आइडिया नहीं हालात का।
तो इस वक्त तो यही है कि गवर्नमेंट को कोई ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, कोई लोकल इंडस्ट्री को सब्सिडी देनी चाहिए कि ताकि इंडस्ट्री का पहिया जो है वो चलता रहे। आप क्या कहेंगे रामेश साहब इस हवाले से? क्या सिचुएशन नज़र आती है इंडस्ट्री की? और स्पेशली क्योंकि जिस तरह हम बात कर रहे थे, एक्सपोर्ट्स में एक डिक्लाइन देखा गया है रिसेंटली, और जो हमारे पास एक कम्पिटिटिव पोजीशन कोरोना में थी वो जाती हुई हमें नज़र आ रही है क्लियरली। और हमारी जीडीपी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, बड़ा बहुत अहम चीज़ थी ये कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो करती थी, लेकिन वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ जी, बिल्कुल आपका एनालिसिस जो है वो बड़ा ही सही है। देखिए, इंडस्ट्री जो होती है ना, ये सारी एक दूसरे के साथ लिंक अप होती है। आपकी जो है स्पिनिंग इंडस्ट्री, आपकी वेविंग, आपकी प्रिंटिंग और आपके मेडअप, ये सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक अप होती हैं और सभी एक दूसरे को साथ लेकर चल रहे होते हैं। और यही सही चलते हों तो ये आपकी इकोनॉमी को बूम देते हैं। अगर ये स्लो हो जाए तो ये फिर इसका सारों पे इफेक्ट आता है, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो आपकी जो लोकल इंडस्ट्री होती है उसके ऊपर आता है, आपकी एसएमई इंडस्ट्री होती है उसके ऊपर आता है। तो जो हमने पिछले अदवार से देखा है, क्योंकि हम बिज़नेस पॉलिटिक्स में भी गए हैं, बिज़नेस में भी हैं गुज़श्ता तकरीबन 20 सालों से, कि जो हुकूमतें होती हैं इन सब का एक ही तरह का माइंडसेट होता है। ये जिस तरह एक गवर्नमेंट का एक किचन कैबिनेट होती है, उसी तरह हर गवर्नमेंट के चंद एक जो है वो इकनॉमिक मशीर होते हैं, और उन्होंने आगे अपने जो फेवरेट बंदे होते हैं वो अपने नुमाइंदे रखे होते हैं। जब उनकी बात सुनते हैं, आम स्टेक होल्डर की बात का जब तक उनका एक्सेस नहीं होगा तो अपने मसाइल नहीं बता सकेंगे, तो किस तरह हुकूमत जो है उनकी जो उनको सर्वाइव करने की कोई पॉलिसी दे सकती है। यही हालात आज भी हैं। बिजली के बेसिक प्राइस, यूनिट प्राइस के अंदर 5 रुपये इजाफा हो गया जी। अब बढ़ते बढ़ते 40 रुपीज़ के आसपास बिजली पहुंच चुकी है, और अभी जब इसके बिल्स आने हैं 17-18 जुलाई के बाद, तो मुझे नहीं लग रहा कि हमारी इंडस्ट्री जो है, लोकल इंडस्ट्री, चाहे वो लूम्स हैं, चाहे आपकी फाउंड्री है, एम्ब्रॉयडरी है, कोई भी इंडस्ट्री है, ये चल पाएगी। और ये आगे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 8-9 रुपये हो गई है। ये 8 आने, ये 60 पैसे, 1 रुपये 10 पैसे तक ये इजाफा होता था, तो हम लोग चीखें मारते थे कि ये क्या हो रहा है। इन चीज़ों को रोकना जो है वो हुकूमत ने था। इन चीज़ों के ऊपर अगर रोकथाम करनी थी तो ये हुकूमत ने करनी थी। अगर आप अपनी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सब्सिडाइज कर रहे हैं, बिजली, उनको गैस सब्सिडाइज कर रहे हैं, बिजली 9 सेंट के ऊपर सब्सिडाइज हो रही है, गैस $6 पर MMBTU के ऊपर सब्सिडाइज हो रही है, तो व्हाई नॉट वी सब्सिडाइज आवर लोकल एंड SME इंडस्ट्री, जो आपकी बेस करती है, जिसके ऊपर आप जैसे, हम जैसे कॉमन पाकिस्तानी लोगों का अरबों रुपया जो है, सैकड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे लाखों लोगों का रोजगार है, हमारे सबके स्टेक्स हैं। आप फैसलाबाद शहर में हैं, देखिए फैसलाबाद शहर का एक ठेले वाला जो है, फल बेचने वाले से लेकर एक डॉक्टर तक, हर बंदा जो है हमारी पावरलूम इंडस्ट्री की रफ्तार ऑफ ग्रोथ के साथ वो भी अपना सारी चीज़ों को गेज करता है। तो जब आपकी कारोबार नहीं सही होंगे, इस वक्त हालात मार्केट के अंदर इतने खौफनाक हैं कि मैं आपको बड़े यकीन के साथ कहता हूँ, बगैर किसी एग्जैजरेशन के, कि 1 मीटर की कोई भी डिमांड नहीं है कपड़े की। जब आपके पास डिमांड नहीं होगी तो फिर हमारे से हमारा बायर किस तरह कपड़ा लेगा। अगर हमारी किसी कपड़े की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है, वो तो कहेगा 90 रुपये में दे जाओ। और आगे इसी तरह 8-8 घंटे हमारी प्रिंटिंग प्रोसेसिंग जो है वो बंद है, तो इसमें भी लेबर बैठी हुई है। फिर आगे आप एम्ब्रॉयडरी पे आ जाएं, उसके अंदर भी इंडस्ट्री बंद हो रही है। आप हर चीज़ बाज़ारों में चले जाएं, किसी जगह तैयार कपड़े का कोई ग्राहक नहीं है, बाहर से कोई लेने नहीं आ रहा। जब लोगों को अपना जो है खाने पीने की अशिया से, बिजली के बिलों से फुर्सत नहीं, तो वो कहते बाय द फैब्रिक, कपड़ा पहनना या सूट पहनना तो फिर इजाशी के ज़मरे में आ जाता है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि 1 करोड़ 20 लाख मीटर हमारे लोगों की प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट को हम फीड कर रहे हैं। एक्सपोर्ट के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड हमारी लूम्स हैं, शटरलेस है, ऑटो लूम्स हैं, उनकी कन्वर्जन जो थी वो 60 पैसा से पर पिक थी, वो अब कम होते होते तकरीबन 40 पैसा के ऊपर आ गई है, 42 पैसा पे। और बिजली की प्राइस देखें, वो उनकी जो 18 रुपये से थी वो 28, 29, 30 रुपये हो गई। तो उनकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, उनका मार्जिन कम हो गया, तो वो कैसे चलेंगे। फिर 4 आवर्स से लेकर 6 आवर्स की लोड शेडिंग है। इसके अंदर जब वो डीजल के ऊपर अपने जनरेटर चलाते हैं, 100 रुपीज़ पर यूनिट उनको डीजल वो जो है बिजली जनरेटर के ऊपर कॉस्ट करती, तो वो इंडस्ट्री बंद हो गई।
उसका नतीजा ये है कि आपकी एक्सपोर्ट को फीडिंग ऑफ द फैब्रिक बंद हो गई है। उससे जो हमारी लेबर थी वो आपकी बेरोजगार होगी। तो अभी ईद के बाद वरना होता था कि 3-4 दिन के बाद फैक्ट्रियां आपकी खुल जाती थी। अभी आप फजील को कहेंगे या जाके एरिया में देख कर आए पावर लूम्स के, कोई फैक्ट्री नहीं खुली और मुझे लग नहीं रहा कि आगे 5-7 दिन और खुलेंगी, क्योंकि लेबर को भी पता है कि मालकान को नुकसान है। तो नुकसान इसमें लेबर का है। और आप अगर रात को फैक्ट्रियां बंद होती हैं, आप यकीन करें मिस फातिमा कि वहाँ पे साइकिल, मोटर बाइक, बार बीम्स पड़े, हर चीज़ चोरी हो जाती है। क्योंकि लोगों ने कहाँ से खाना है अपने बच्चों को, उन्होंने दे हैव टू फीड देयर किड्स। उन्होंने अपने घर में कोई बीमार है उसकी दवा भी लेकर आनी है, बच्चा अगर स्कूल जा रहा है उसको उस स्कूल की फीस भी देनी है। तो ये चीज़ें बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक माशी और माशरती अलमिया बन चुका है। और लोग हुकूमत में जो हैं इससे पहले भी जो थे वो तो अपने उनको फुर्सत ही नहीं है सियासी बयानात से जो सियासत करने थे। लोगों के खून के ऊपर मैं समझता हूँ कि सियासत हो रही है। खुदारा पाकिस्तान को इस आलूदा सियासत से, इस सियासी माहौल से पाक किया जाए। ऐसे को थिंक टैंक पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर, पाकिस्तान के जो माशरती मसाइल हैं इनको लेकर आगे चलें ताकि स्टेबिलिटी आए। पॉलिटिकल जो भी आपकी सिचुएशन हो उसको हमेशा इकोनॉमिक सिचुएशन से डिफरेंट होना चाहिए। जब ये दो चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं आई थिंक इशू वहाँ पर आता है। नई गवर्नमेंट आती है, नई पॉलिसीज़ आती हैं, नई गवर्नमेंट के साथ चीज़ें तब्दील हो जाती हैं और इनफैक्ट जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी तब्दील कर दिए जाते हैं। तो पहले जो कॉन्टैक्ट्स थे, जो डिस्कशंस थे, जो कन्वर्सेशंस थी, वो वहीं की वहीं रह जाती हैं। अगर फजील कितना ज़रूरी है कि दोनों चीज़ों को सेपरेट रखा जाए, जो भी थिंक टैंक बनाया जाए, जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं वो तो कंसिस्टेंट रहने चाहिए, वो प्रोसेस नहीं रुकना चाहिए चाहे अपर गवर्नमेंट लेवल पर कुछ भी हो रहा हो। देखिए, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो खालिस्तान टेक्सटाइल के शोबा से वाबस्ता नहीं होते, लिहाजा उनको इस शोबे का कुछ भी पता नहीं होता। वो अलग से कहीं से निकाल कर उनको पॉलिसीज़ बनाने पे बिठा दिया जाता है। उनको असल चीज़ों का नहीं पता होता, असल मसाइल का पता नहीं होता कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है। जब तक आप इस शोबा से मुंसलिक लोगों को पॉलिसी मेकर्स के साथ बैठाएंगे नहीं, आप बेशक पॉलिसी मेकर्स जो मर्जी अपने वज़ीर मशीर जो भी हैं उनको बना दें, लेकिन कम से ऐसा करें कि आप जो सनतकार हैं उनको साथ बैठाएं, फिर पॉलिसीज़ बने। तो यकीन करें कि बहुत सारी बेहतरी जो है वो इंडस्ट्री के अंदर आ सकती है। आपके जो हमसाया ममालिक हैं वो आपसे कहाँ चले गए हैं, आपके बाद वो आज़ाद हुए हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपका और उनका मुकाबला अब नहीं रहा। वो आपसे दौड़ में बहुत आगे निकल चुके हैं। एंड फजील, आपने बहुत सही बात की कि जहाँ पर हम सेम हमारी रिसोर्सेज हैं तकरीबन, सिर्फ डिफरेंट पॉलिसी मेकिंग की वजह से, इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग की वजह से हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हमसे बहुत आगे निकल गए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है कि आज हमारा फर्स्ट हाफ थोड़े सीरियस टॉपिक्स के हवाले से था। जब हम काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं और किस तरह से हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन, आई थिंक हम सब बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमारी हमेशा कोशिश रही है कि हमारे शो में पॉजिटिविटी को भी हमेशा इंक्लूड करें और जितना हो सकता है उन चीज़ों को भी काउंट करें जिनकी वजह से हमारा मुल्क ना सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है। और अगर हम हमारे लोकल स्पोर्ट्स पर्सनस की बात करते हैं तो फैसलाबाद शहर से बहुत बहुत टैलेंटेड नेम्स उभर कर सामने आए हैं जिन्होंने ना सिर्फ फैसलाबाद का बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। और ये बहुत फ़ख्र की बात है। इवन लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद, कई दफ़ा गवर्नमेंट का सपोर्ट ना होने के बावजूद, ऑर्गेनाइजेशंस या एसोसिएशंस की कमी होने के बावजूद किस तरह से हमारे टैलेंटेड प्लेयर्स अपने आप को कुछ बनाते हैं, अपनी ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं आने देते और ग्लोबल स्टेज के ऊपर जाकर जब कम्पीट करते हैं तो पता भी नहीं चलता कि कितनी स्ट्रगल उसके पीछे, उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के पीछे उनकी कितनी स्ट्रगल रही है और कितने सालों की स्ट्रगल रही है। इनफैक्ट इसका भी पता नहीं चलता। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो सिर्फ और सिर्फ 4 लड़कियां टेंट पेगिंग की तरफ से खेलती हैं ऑन अ ग्लोबल स्टेज। और अगर हम फैसलाबाद शहर की बात करते हैं तो ये सिर्फ
एक लड़की हैं फैसलाबाद शहर से जो कि टेंट पैगिंग इंटरनेशनली खेल चुकी हैं और फैसलाबाद का भी और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर चुकी हैं हमारे ग्लोबल स्टेज के ऊपर। तो चलते हैं हमारे बहुत ही खास मेहमानों की तरफ। सबसे पहले हमारे साथ अली रज़ा मौजूद हैं जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। अली रज़ा, आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ तज़ीम फातिमा भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल नेज़ाबाज प्लेयर हैं। आपको भी वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। एंड ऑफ कोर्स अली रज़ा, जिस तरह मैं बात कर रही थी कि जब हम किसी को खेलते हुए देखते हैं इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर या ग्लोबल स्टेज के ऊपर कॉम्पिटिशन्स के अंदर, तो हम सोच भी नहीं सकते कि उनकी उस परफॉर्मेंस के पीछे कितनी स्ट्रगल है, कितनी सालों की स्ट्रगल है, कितनी सारी चीज़ों में कितनी हर्डल्स आई होंगी उनके रास्ते में। तो किस तरह से आप देखते हैं टेंट पैगिंग के हवाले से? आई थिंक इट्स अ स्पोर्ट जो कि ज़्यादातर फैसलाबाद के अंदर अगर हम बात करें बिल्कुल ही रिसोर्सेज नहीं है किसी तरह के। आई डोंट थिंक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी मौजूद हैं। इस पर ज़रूर आप रोशनी डालिएगा। और कितनी स्ट्रगल रही होगी तज़ीम फातिमा की अगर हम बात करें जो कि फैसलाबाद से एक इकलौती प्लेयर है, फीमेल प्लेयर जो कि इंटरनेशनल स्टेज पर इस वक्त खेल रही हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा फातिमा, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि फैसलाबाद में तो ये वाहद लड़की है। और इसमें ख़ास बात ये भी है कि ये जब भी लड़कों के जो मैचेस होते हैं और नेज़ाबाजी के मुकाबले चल रहे होते हैं तो उसमें ये वाहद लड़की है कि उनमें जाके ये खेल रही होती है। और ये भी सबसे बड़ी एक अहम बात है कि उसमें जितने भी इश्यूज़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए तमाम चीज़ों को देखना कि लड़कों के अंदर खेलना और लड़कों में कितने खेलने के दौरान कितने मसाइल होते हैं, ये चीज़ आपको बेहतर देता है। ख़ासकर ये पंजाबी कल्चर में वहाँ पे इतना क्राउड होता है कि लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। और जब किसी लड़की का माइक में नाम आता है कि जी अब वो नेज़ाबाजी करेंगी और वो तेज़ रफ्तार घोड़े के ऊपर बैठ कर आएंगी, तो मुश्किलात तो होती हैं। इस तरीके से दूसरी प्लेयर्स जो हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि ख़वातीन को हमेशा जो है वो सवाए घर के और माँ बाप के अलावा किसी की सपोर्ट बाहर से नहीं मिलती कि उनको जो सपोर्ट किया जाए। इसमें थोड़ा सा ये भी मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहता हूँ कि हमारे जो स्पॉन्सर हैं उनको चाहिए कि इनकी तरफ भी जो है वो तवज्जो दें, ना कि जो एक ही गेम है उसकी तरफ जो है वो तवज्जो दी जा रही है। ये भी पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए जाते हैं प्लेयर और ये भी पाकिस्तान का परचम उसी तरीके से लहराते हैं, बल्कि ये जीत कर आते हैं और अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। हम सिर्फ एक दो जो गेम्स हैं उनको लेकर चले हैं और उन पे ही जो है वो अपने तमाम स्पॉन्सर उनके पीछे हैं और तमाम लोग देख रहे होते हैं। इसमें थोड़ा सा हमारे जो लोग हैं मीडिया के वो भी उसी गेम को ज़्यादा बूस्ट कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को भी तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें चाहिए कि लड़कियों को भी जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए ताकि वो भी आगे निकल के पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल। फातिमा, आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट भी करना चाहती हूँ एंड स्पेशली आई थिंक एज अ लड़की भी बहुत फ़ख्र महसूस होता है और एज अ फैसलाबादी भी बहुत फ़ख्र महसूस होता है जब हम देखते हैं कि हमारे ही बीच से लड़कियाँ जो टैलेंटेड हैं आगे आती हैं। आई थिंक आप एग्जाम्पल सेट करते हैं बहुत सारी लड़कियों के लिए जो कि शायद सोचती हैं कि हम नहीं कर सकते और एक्चुअली में सोचना और बात है और फिर बहुत सारे लोग आपको बताते भी यही हैं कि आप नहीं कर सकते हो। तो आई थिंक आप बहुत अच्छी एग्जांपल सेट कर रही हैं। आपका अपना एक्सपीरियंस किस तरह का रहा? किस तरह की स्ट्रगल्स को फेस किया आपने? थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतना अप्रिशिएट किया इस चीज़ के लिए और जो कि मतलब हम गर्ल्स डिज़र्व भी करती हैं कि हमने बहुत मेहनत की है इस चीज़ के लिए, तो इन रिटर्न हमें कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। लाइक मैं 6 इयर्स हो गए हैं मैं टेंट पैगिंग कर रही हूँ और इसमें काफ़ी हर्डल्स भी आई हैं ये भी, लेकिन अगर आपके साथ फैमिली का सपोर्ट हो तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। एज यू नो कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से किसी और इंस्टीट्यूट से हमें मतलब सपोर्ट नहीं मिल रही, लेकिन आपके सिर्फ फैमिली, आपके पेरेंट्स आपके साथ होते हैं, वो बहुत आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। तो मैं यहाँ तक उनके सपोर्ट की वजह से भी पहुँची हूँ। ये सारा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को भी जाता है। और जब आपने स्टार्ट किया टेंट पैगिंग में आपको अपने स्कूल की तरफ से किस तरह का सपोर्ट मिला या जब आप इंटरनेशनली खेलने जाते हैं, compete करते हैं, तो किस तरह से आप कुछ सपोर्ट अगर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, एसोसिएशंस की तरफ से कहीं से आपको सपोर्ट अभी तक मिला है? और अगर आप कंपेयर करें लड़कों के साथ जो कि टेंट पैगिंग खेलते हैं, वहाँ पर कोई डिफरेंस नज़र आता है? बिल्कुल, लड़के तो ये काफ़ी सालों से कर रहे हैं, ये तो चलता आ रहा है कि गेम है। तो लेकिन ये कि मैंने अपनी जो हॉर्स राइडिंग है अपनी बेसिक राइडिंग मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से सीखी है
और इवन कि वहाँ से मैंने प्रॉपरली सीख कर इवन लड़कियों को कुछ पर्सनली अपने लिए भी मतलब ट्रेन किया कि इधर गर्ल्स की भी टेंट पेगिंग की टीम बननी चाहिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जैसे बॉयज़ की है उधर लेकिन गर्ल्स की नहीं है। तो मैंने अपने बिहाफ पे पर्सनली लड़कियों को खुद ट्रेन करने की कोशिश किया है कि वो इस गेम में आगे आएँ और उनकी टीम बने मेरे साथ। तो उसके अलावा ये कि मैंने जो अपनी टेंट पेगिंग है वो लाहौर रेंजर्स की है और फिर इंटरनेशनली मैं साउथ अफ्रीका से भी सीख कर आई हूँ। ये टोटली डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं दोनों के, ये हमारा पाकिस्तानी ट्रेडिशनल स्टाइल और इंटरनेशनल स्टाइल बोथ आर डिफरेंट। तो मैंने वो वहाँ से सीखी है और डिफरेंट तरह की हर्डल्स आई थिंक आती हैं। अगर करंट सिनेरियो को हम देखते हैं इंटरनेशनली खेलने के हवाले से, स्पेशली लड़कियों का टेंट पेगिंग में कहाँ पर आपको स्टैंड करते हुए नजर आते हैं और किस तरह की पॉसिबल हर्डल्स आपको लगता है हटाने की जरूरत है ताकि और लड़कियां भी इस तरफ आ सकें? इसमें सबसे पहली बात तो ये कि हमारे फैसलाबाद में ग्राउंड ही नहीं है जहाँ पे बच्चियाँ खेल सकें और अपनी कारकर्दगी दिखा सकें। जैसे तज़ीम फातिमा ने बताया कि अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे बच्चियों को खुद क्लास देती हैं और ख़ुद बताती हैं कि आप इस तरफ आएँ, क्योंकि ये सिर्फ फैसलाबाद में अकेली हैं। ये तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर हैं या इंतज़ामिया हैं उनको भी चाहिए कि ऐसे बच्चियों को जो है वो सपोर्ट करें, बल्कि इनकी ज़िम्मेदारी लगाएं कि आप जो है वो आइंदा भी जो मज़ीद हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको जो है वो सिखाएं और मज़ीद जो है वो लड़कियां इसकी तरफ जो है वो शामिल हों। क्योंकि ये गेम कुछ इस तरीके की है कि लोग जो हैं वो ज़्यादातर मर्दों को ही उस ग्राउंड में देखते हैं, क्राउड भी जो है वो मर्दों का ही ज़्यादा होता है, ख़वातीन वहाँ पर नहीं होती। तो वहाँ पे खेलना मुश्किल तो होता है, लेकिन बात वही है कि जब जुनून हो किसी खेल का और ये मकसद हो कि ये मैंने करना है और ये जो नेज़ा लगा है जिसको मैंने उखाड़ना है अपने तेज़ रफ्तार घोड़े के साथ और नेज़े के साथ, तो वो फिर इंसान जो है वो अपना मकसद ही लेता है। तो अगर मैं किसी और की तो बात नहीं करता कि हम किसी बाहर से इंटरनेशनल प्लेयर को बुलाएं और उसको कोचेस के तौर पर रखें और उनको जो है वो उनको शामिल किया जाए और वो लड़कियां मजीद इनमें शामिल हों। इसमें थोड़ी सी और भी बात, सिर्फ ये इस गेम की मैं बात नहीं करूंगा, मुख्तलिफ गेम्स में भी जब लड़कियों को प्रॉब्लम होती है तो हमारे क्या करते हैं, जब टाइम आता है तो किसी बाहर से बंदे को लाकर सर पे खड़ा कर देते हैं और उसको कहते हैं कि जी आप करें। सारा साल जो लड़कियां मेहनत कर रही होती हैं उनको फिर पीछे छोड़ दिया जाता है। उनका ये भी नहीं पता होता कि ये आगे जाएंगी, खेलेंगी या नहीं खेलेंगी। अब तज़ीम फातिमा की जानब से मैं ये कहूँगा कि स्पोर्ट्स बोर्ड को जो हमारा है उसको चाहिए कि ऐसी बच्चियों को उठाए और इंटरनेशनल लेवल पर जो मुकाबले हो रहे हैं वहाँ पे भेजे। जैसे ये अभी साउथ अफ्रीका गई थी और अपनी मदद आपके तहत इन्होंने तमाम चीज़ें की, यहाँ तक कि जो टिकट्स और वहाँ पे रहना, तमाम चीज़ें अपनी पॉकेट मनी से। मतलब लड़की के लिए ना तो वो जॉब कर सकती है, पहले वो स्टूडेंट है और फिर वो अपनी मदद आपके तहत। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है आज हमारे बहुत ही टैलेंटेड लड़की मौजूद हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया, फैसलाबाद का नाम रोशन किया। और हमारी कोशिश है कि आज नेज़ाबाजी यानी कि टेंट पेगिंग के हवाले से भी बात करें। और अगर ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि आपको लगता है कि आप अच्छा खेल सकते हैं तो लाजमी इस तरह करने की कोशिश करें। हमने डिफरेंट तरह की चीज़ों को की कोशिश की जिसमें फंडिंग से रिलेटेड इश्यूज थे, रिसोर्सेज की कमी या किस तरह की हर्डल्स डेफिनेटली लड़कियों को फेस करनी पड़ती हैं या ओवरऑल किसी भी स्पोर्ट्स की तरफ आने के लिए पाकिस्तान में आपको भी फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा ये भी यहाँ पर बताना जरूरी है कि टेंट पेगिंग या नेज़ाबाजी एक्चुअली में एक बहुत डेंजरस स्पोर्ट है। अगर आप जब भी घोड़े के ऊपर होते हैं तो वैसे ही बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन अगर वो घोड़ा कितनी तेज रफ्तारी से आपको दौड़ाना पड़ रहा है वो भी बड़ा मैटर करता है। तो इस पर भी बात कर लेते हैं। अली रजा, कितना डेंजरस है ये स्पोर्ट और इस पर जरूर थोड़ा सा अगर आप इसमें फातिमा बहुत ही ये डेंजर है। मर्द हजरात तो जो है वो सवार हैं इलाकों में अपनी करते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा मुश्किल किया जाता है। जब नेज़ा उसको लेके जाते हैं तो घोड़े की रफ्तार भी जो है वो तेज़ होती है और जितनी तेज़ घोड़ा रफ्तार में आएगा उतनी जल्दी और बहुत इजी जो है वो आप नेज़ा जो है वो परो सकते हैं और जिसे हम पंजाबी में किला कहते हैं उसको जो हम कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि घोड़ा कंट्रोल से बाहर हो जाता है और मतलब चोट लगने का भी खदशात होते हैं। तो
किसी किस्म की बड़ा नुकसान होने का भी जो खदशा होता है, लेकिन उसको कंट्रोल करना, उसको लेकर चलना और भगाना, ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए खेलना मैं समझता हूँ लड़कियों के लिए बड़ा बहुत ही मुश्किल काम है। और इसको तो तज़नीम फातिमा को तो मैंने खेलते हुए देखा है, माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ये घोड़ा सवार हैं और बड़ा अच्छा खेलती भी हैं। और मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो ये कल्चर है उसमें पंजाबी में कमेंट्री हो रही होती है, जैसे हमारे कबड्डी में करते हैं कि गुट फड़ना ते मुख्तलिफ किस्म की जो बातें कर रहे होते हैं, तो इसी तरीके से ये पंजाबी में कर रहे होते हैं माइक में। तो जब लड़की का नाम आता है तो जो क्राउड होता है लाखों की सैकड़ों की तादाद में, वो सबसे पहले ये सोचता है यार कोई कुड़ी आंदी पे है घोड़े देते। तो ये तमाम चीज़ें देखने के बाद जब लड़की आती है और वहाँ पे बड़ी तेज़ी के साथ नेज़ा प्रयोग के बाद वो अपना कंधे के ऊपर रख लेती है कि जी ये मैंने जो किला है ये मैंने उठा लिया और नेज़ा मेरे, तो बाद में अप्रिशिएट भी किया जाता है जब कोई लड़की या कोई भी प्लेयर जब नेज़ा के साथ वो किला प्रो लेता है, तो उसके बाद जो है वो ढोल वाले जो हैं वो उसका इस्तकबाल कर रहे होते हैं और वो उसके आसपास वो पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं कि इसने जो है अच्छी कारकर्दगी। तो ये काफ़ी मुश्किलात है। तज़ीम से मेरी बात हुई थी, इसका ये कहना था कि एक दफ़ा जो है वो खेल रही थी, खेलने के दौरान प्रैक्टिस कर रही थी, तो उस दौरान जो है वो उसको चोट भी आई थी और काफ़ी मुश्किल वक्त रहा इसके लिए। वो इस पर ज़रूर बताएगा तज़ीम, आपका जब आपको चोट लगी कितना मुश्किल था वो पीरियड भी, और ये सोचना या ये पता होना कि किसी भी वक्त आप चोट लग सकती है। इट्स अ डेंजरस स्पोर्ट एज वेल, और मैं किसी को डिस्करेज नहीं, इट्स अ लॉट ऑफ गाट्स, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एज वेल। तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस तरह से आप अपने आप को रेगुलेट करते हो, किस तरह से कहते हो कि नहीं डरना नहीं है, इट्स ऑल गुड? ये गेम ही ऐसी है कि जिसमें आपका कॉन्फिडेंस, आपके गट्स, आपकी करेज बहुत मैटर करती है। अगर आपके अंदर ये तीन चीज़ें हैं तो आप ना घोड़े से डरते हो, ना ये गेम परफॉर्म करने से डरते हो, ना गिरने से डरते हो। तो मेरे लिए प्रॉब्लम तो आई थी उस टाइम। बिल्कुल मैं अरीना में प्रैक्टिस कर रही थी, तो पोलो हॉर्स पे कर रही थी मैं। तो वो मेरे ख्याल से लेंस का जो नेज़ा जैसे हम कहते हैं उसका यूज टू नहीं था, तो वो जैसे ही मैंने पकड़ा तो उसने बक्स मारना स्टार्ट किए और फिर वो प्रॉपरली इस तरह स्ट्रेट खड़ा हो गया था और मैं नीचे गिरी हूँ और वो मेरी बैक पर गिरा है। उसकी वजह से मुझे कमर में मेरे मसल इंजरी हुई थी, प्रॉब्लम हुआ था मेरा। तो वो फिर मेरी प्रॉपर 1 मंथ कंप्लीटली फिजियोथेरेपी होती रही है। उस टाइम बेशक मैं गिरी हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे सेकंड हॉर्स दिया है कि उधर पोलो मैच था जिसके अंदर एग्जीबिशन रन था टेंट पैकिंग का। उन्होंने मुझे हॉर्स चेंज करके दिया कि आप इस वाले हॉर्स पे कर लो। अगर उस टाइम मैं उस हॉर्स पे ना कर तो शायद ये था कि मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाती, लेकिन मैंने हॉर्स चेंज किया, मैंने रन किया, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रहा मेरा रन। और जैसे कि अली ने कहा, ये वाकई बहुत डेंजरस गेम है। हर सीज़न में, मतलब विंटर इनका सीज़न होता है जिसमें नेज़ाबाजी के इवेंट्स होते हैं, तो उसमें ना कोई हादसा होते रहते हैं। फिर भी एक राइडर था, बहुत अच्छे राइडर थे, तो वो भी नेज़ाबाजी पर घोड़े की आगे टांगे फिसली हैं, वो उल्टबाजी लेकर नीचे गिरे हैं, उनको बहुत मतलब बोन इंजरी हुई थी और काफ़ी फ्रैक्चर्स वगैरह हुए थे। वो फिर सरवाइव नहीं कर पाए। कुछ टाइम उन्होंने सरवाइव किया, तो लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ होगी। ये डेंजरस ज़रूर है, लेकिन ये होता है कि आपको नेज़ाबाजी करते हुए 3-4 चीज़ों का एट अ टाइम ध्यान रखना होता है कि आपका घोड़ा स्ट्रेट लाइन में हो, आपका स्टाइल मैटर करता है, आपकी ग्रिप स्ट्रांग होनी चाहिए, आपने किले को भी उखाड़ना होता है और फिर आगे फाड़ के निकल जाते हो तो घोड़ा लाइक 80-90 की स्पीड पर होता है, जैसे गाड़ी या मोटरसाइकिल होती है। तो आपने उसे एकदम कैसे रोकना है, ये आपके अंडर है। ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर बच्चे आगे जाके पाकिस्तान का जो है वो नाम रोशन कर सके। वही मैं जो पहले बात बता चुका हूँ कि वही 8, 10, 20 गेमें हमने रखी हुई हैं। उसमें हम देखते हैं कि ये बच्चा ये सलाहियत रखता है, ये नहीं सोचते कि हमने नए बच्चों को तैयार करना है। अभी इसी तरीके से मैं कबड्डी भी हमारे अरफान माना पाकिस्तान कौमी टीम के कप्तान हैं और मुशर्रफ जो है, और यकीन करें हमारी सूरत कुछ इस तरीके की बनी हुई है। हमें नहीं लगता कि उससे पीछे इरफान माने के बाद कोई इरफान माना पैदा हो रहा है,
जो आगे जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। मतलब अरफान माना जिस दिन गेम छोड़ेगा उस दिन जो है वो हमारी जो कबड्डी के स्टार जो है वो खत्म हो जाए। इसी तरीके से ये चीजें अब जब ये तज़ीम फातिमा थक हार कर जब इसको सपोर्ट नहीं मिलेगी स्पोर्ट्स बोर्ड की जानब से या किसी भी अदारे की तरफ से, फेडरेशन की जानब से, तो फिर यही कहेगी फिर ठीक है मैं नहीं गेम करती, मैं छोड़ देती हूँ। और उसके बाद जो नई न्यू जनरेशन है वो उसकी तरफ देखकर कभी भी नहीं कहेंगे कि हमने इस गेम की तरफ आना है। तो आप अगर इंडिया या दूसरे ममालिक जो एशिया के ममालिक है उनकी तरफ देखो, वो अपनी गेमें नहीं तैयार कर रहे हैं। मतलब ये तो वो गेम्स हैं जो ऑलरेडी चल रही हैं, उनकी मैं हिस्ट्री देख रहा था, वो नई गेम्स खुद निकाल रहे हैं, को इंटरनेशनल लेवल पर बूस्ट कर रहे हैं। तरफ जैसे एक थ्रो बॉल आई है, चुक बॉल आई है गेम,